20वीं सदी का चीन सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। किंग वंश की पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। पश्चिमी ताकतें ब्रिटिश, फ्रेंच, जापानी चीन की धरती पर अपने व्यापार और प्रभुत्व के लिए लड़ रही थीं। अफीम युद्धों, विदेशी हस्तक्षेप और आंतरिक भ्रष्टाचार ने आम लोगों का जीवन बदहाल कर दिया था। ऐसे समय में जब लोग सुरक्षा, आत्मसम्मान और नेतृत्व के लिए तरस रहे थे, एक नाम उभर कर सामने आया, वांग फेई हंग। वांग फी हंग एक ऐसे मार्शल आर्ट मास्टर थे जो न केवल लड़ाई की कला में निपुण थे, बल्कि एक योग्य चिकित्सक, शिक्षक और समाज सेवी भी थे। वे आज भी चीन की लोक कथाओं, फिल्मों और मार्शल आर्ट्स स्कूलों में पूजे जाते हैं। उनकी कहानी केवल ताकत की नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण, परोपकार और न्याय की भी है। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक विरासत। वांग फी हंग का जन्म 9 जुलाई 1947 को ग्वांगडोंग प्रांत के फोशान शहर में हुआ था। उनके पिता वांग के यिंग स्वयं कैंटन के 10 शेरों 10 टाइगर्स ऑफ कैंटन में से एक माने जाते थे। ये 10 मास्टर वो थे जो दक्षिण चीन में आत्मरक्षा की तकनीकों को आम जनता तक पहुंचा रहे थे। वांग ने बहुत कम उम्र में हुंगार स्टाइल की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। हंगार दक्षिणी चीन का एक पारंपरिक कुंग फू स्टाइल है, जिसमें बाघ की शक्ति और सारस की चपलता को मिलाकर तकनीकें विकसित की गई हैं। इस शैली में मजबूत स्टांस, कम ऊंचाई और सटीक घूंसे और लातें प्रमुख होती हैं। जब वांग केवल 13 वर्ष के थे, उन्होंने एक प्रसिद्ध मार्शल आर्टिस्ट लैम फूक सिंह को चुनौती दी और हराया। यह उनकी प्रतिभा और आत्मविश्वास का प्रमाण था। उस समय से ही वे फोशान में एक उभरते हुए योद्धा के रूप में पहचाने जाने लगे। पोची लाम एक क्लिनिक, एक विद्यालय, एक आंदोलन। वांग ने अपनी युवावस्था में पोची लाम नामक एक क्लिनिक और कुंग फू स्कूल की स्थापना की। यह स्थान मार्शल आर्ट्स की शिक्षा के साथ साथ पारंपरिक चीनी चिकित्सा का भी केंद्र था। यहाँ वांग बीमारों और घायलों का इलाज करते, साथ ही युवाओं को आत्मरक्षा सिखाते। वो कहते थे, अगर शरीर स्वस्थ है तो आत्मा भी शांत रहेगी, और अगर आत्मा शांत है तो समाज सुरक्षित रहेगा। उनके लिए मार्शल आर्ट सिर्फ लड़-ढाई नहीं थी, यह आत्मनिर्माण और सामाजिक सेवा का माध्यम था। शैडो लैस किक, लात जो दिखती नहीं थी, वांग की सबसे प्रसिद्ध तकनीक थी। शैडो लेस किक। इस चाल में लात इतनी तेजी से और इतनी नजदीकी से मारी जाती थी कि सामने वाले को आघात तो होता, लेकिन देखने वाले को लात दिखती ही नहीं। इसकी गति और सटीकता ऐसी थी कि दुश्मन को गिरने के बाद ही समझ आता कि हमला हो चुका है। एक बार एक कुख्यात वॉरलॉर्ड अपने सैनिकों के साथ पोची लाम में वसूली के लिए आया। वह गुस्से में चिल्लाया, इस इलाके में बिना मेरी अनुमति तुम कुछ नहीं चला सकते। वांग शांत बैठे रहे, बोले भी नहीं। लेकिन जैसे ही उस गुंडे ने क्लिनिक में तोड़ फोड़ शुरू की, वांग ने बिजली जैसी गति से शैडो लैस किक मारी। वॉरलॉर्ड हवा में उछला, सीधे लकड़ी के खंभे से टकराया और वहीं बेहोश हो गया। उस घटना के बाद किसी ने वांग के स्कूल की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। एक सामाजिक क्रांतिकारी वांग केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपने स्कूल में गरीबों और महिलाओं को भी प्रशिक्षण देना शुरू किया, जो उस दौर में बिल्कुल असामान्य था। महिलाओं को मार्शल आर्ट सिखाने को कई पारंपरिक लोग गलत मानते थे, लेकिन वांग ने कहा, जब संकट आता है तो वह पुरुष और महिला में फर्क नहीं करता। आत्मरक्षा सभी की आवश्यकता है। उन्होंने स्थानीय समुदायों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए कई अभियान चलाए। अफसरों की जबरदस्ती और विदेशी सेना के उत्पीड़न के खिलाफ उन्होंने शांतिपूर्ण लेकिन सशक्त प्रतिरोध किया। चिकित्सा में योगदान। वांग एक पारंपरिक हड्डी जोड़ने वाले चिकित्सक, डीआइट द मास्टर भी थे। उन्होंने हजारों लोगों का इलाज किया जो लड़ाई, काम या दुर्घटनाओं में घायल हुए थे। उनकी दवाएं, मलहम और जड़ी बूटियां इतनी असरदार थीं कि दूर दराज से लोग उनके पास इलाज के लिए आते थे। चीन के ग्रामीण इलाकों में आज भी कई बूढ़े लोग कहते हैं कि अगर वांग फी हंग जैसे डॉक्टर आज होते तो सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़ती। प्रेरणादायक नेतृत्व और विनम्रता। वांग का नेतृत्व अलग था। वो डराकर नहीं, बल्कि प्रेरित करके नेतृत्व करते थे। उनके हजारों शिष्य थे, लेकिन वह कभी घमंड नहीं करते थे। उन्हें हमेशा सादा पहनावा पसंद था और वो हर किसी से आदर पूर्वक बात करते थे। वे हमेशा कहते, ताकत का मतलब यह नहीं कि तुम कितने गिरा सकते हो, बल्कि यह कि तुम कितनों को उठा सकते हो। उनका एक शिष्य कहता था, गुरुजी की आंखों में झांकने भर से हमें लग जाता था कि हम सही कर रहे हैं या गलत।
उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वांग फी हंग की मृत्यु 1924 में हुई। उनकी मौत को लेकर कई कहानियां हैं। कुछ का कहना है कि उन्हें एक विदेशी जासूस ने जहर दे दिया। कुछ कहते हैं कि वह एक बीमारी का शिकार हुए। लेकिन उनकी मृत्यु का सच आज भी रहस्य बना हुआ है। उनकी मृत्यु के बाद उनके कई शिष्यों ने पोची लाम को फिर से खड़ा किया और उनकी शिक्षाओं को दुनिया भर में फैलाया। वोंग की विरासत अब केवल चीन तक सीमित नहीं रही। आज अमेरिका, यूरोप, भारत और अन्य देशों में भी हंग गार्ड स्कूल चलते हैं, जहां वोंग की शिक्षाएं दी जाती हैं। सिनेमा और लोक कथाओं में अमृता वोंग फी हंग पर 100 से अधिक फिल्में और टीवी सीरीज बन चुकी हैं। सबसे प्रसिद्ध है जेट ली द्वारा अभिनीत वंस अपॉन अ टाइम इन चाइना फिल्म श्रृंखला। इसमें वोंग को एक क्रांतिकारी योद्धा, दार्शनिक और डॉक्टर के रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा 1950 के दशक से लेकर आज तक कैंटोनीज फिल्मों में वोंग का किरदार कई अभिनेता निभा चुके हैं। उनकी जीवन कथा ने चीनी सिनेमा को एक नई दिशा दी और मार्शल आर्ट्स फिल्मों की एक नई लहर शुरू की। लोक कथाओं में वोंग की बहादुरी, न्यायप्रियता और चिकित्सा कौशल को अलौकिक रूप में बताया जाता है। दक्षिणी चीन में आज भी लोग कहते हैं, अगर वोंग फी हंग हमारे गांव में होते तो कोई गुंडा पास नहीं आता। निष्कर्ष, एक सच्चे योद्धा की परिभाषा। वोंग फी हंग की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा योद्धा वह नहीं जो लड़ाई में जीत जाए, बल्कि वह है जो समाज के लिए खड़ा हो, कमजोरों की रक्षा करे और अपने ज्ञान को बांटे। वोंग ने कुंग फू को केवल एक लड़ाई की कला नहीं रहने दिया, उन्होंने इसे जीवन की एक दार्शनिक शैली में बदल दिया। आज जब दुनिया ताकत को दिखावे, आक्रामकता और हिंसा से जोड़ती है, वोंग फी हंग की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि असली ताकत आत्मसंयम, करुणा और सेवा में होती है। उनका जीवन एक उदाहरण है कि कैसे एक साधारण इंसान अगर उद्देश्य सही हो तो एक पूरी पीढ़ी को बदल सकता है।